नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुप्रभात मध्य प्रदेश खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे खंडवा से। बड़ी खबर है कि एमपी में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है। खंडवा के बोरगांव से शुरू हुई यात्रा, प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में शामिल हैं। तो वहीं सुबह 10 बजे दुल्हार फाटा में होगा पहला ब्रेक। सुबह दोपहर 2:20 पर टंटिया मामा की जन्मस्थली बड़ौदा अहिर जाएंगे राहुल गांधी। टंटिया मामा को देंगे श्रद्धांजलि। दोपहर 2:35 पर आदिवासी सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। तो वहीं दोपहर 3 बजे पंधाना गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकेंगे और राहुल गांधी। तो ये पूरा आज का शेड्यूल आपको बता रहे हैं, जहां पर आज एक बार फिर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं और खंडवा के बोरगांव से इस यात्रा की शुरुआत हुई। प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं। सुबह 10 बजे दुल्हार फाटा में पहला ब्रेक किया जाएगा और दोपहर 2:20 पर टंटिया मामा की जन्मस्थली जाएंगे राहुल गांधी। और संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, एमपी में भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है और सुबह सुबह आज यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल क्या तस्वीरें अभी? तो देखिए, बोरगांव है खंडवा जिले का, वहां से मध्य प्रदेश में जो यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। और आज की सबसे खास बात यह है कि राहुल गांधी के साथ उनकी बहन पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी कदम और इस पूरी यात्रा से वो राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी इस पूरी यात्रा में जुड़े हैं। और अभी ये यात्रा जो है वो खंडवा की ओर यहाँ से आगे बढ़ रही है, खंडवा पहुंचेगी और वहां पे आज राहुल गांधी करीब दोपहर 2 बजे टांटिया मामा की जो जन्मस्थली है वहां पर पहुंचेंगे। टांटिया मामा को श्रद्धांजलि देंगे और इसके बाद आदिवासी जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश की समय आदिवासी है, इसलिए राहुल गांधी आदिवासी आया तो उनकी जन्मस्थली पर पहुंचने का कार्यक्रम है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। 7.5 करोड़ जनसंख्या में से 2 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या जो है वो आदिवासी समाज की और 230 विधानसभा सीटों में से 47 जो सीटें हैं वो आदिवासी वर्ग के लिए रिजर्व है। तो तमाम सारी जो यात्राएं हैं वो भी पूरी यात्रा के पहले से ही निकाले जा रहे थे और अब आज आदिवासी नायक टंटिया मामा की जन्मभूमि भी राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, एकदम पहले से ही तय था। लेकिन अब तस्वीर में अभी आप सामने देख सकते हैं राहुल गांधी लगातार वहां पर बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और पहली बार प्रियंका गांधी इस पूरी यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई है। जैसे पहले हम देखा था कि सोनिया गांधी जब इस यात्रा में जुड़ी थी, प्रियंका गांधी पहली बार यहाँ पर आई है और बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है जिन्होंने यात्रा के लिए रजिस्टर कराया था दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और राहुल गांधी दिग्गज नेता है, तो बहुत सारे इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल की आपको नजर आए, सुरक्षा में किसी तरीके की चूक ना हो इसलिए जैमर्स भी यहाँ पर जो है वो यात्रा की सतह चल रहे हैं लगा दिए गए हैं। और आप देखेंगे कि के चलते ट्रैफिक का कहीं भाग ना हो इसलिए वन वे में जो आम ट्रैफिक है यानी कि रोजाना जो निकलने वाली गाड़ियां हैं हाईवे है, सेकेंड जो रूट है वहां से गाड़ियों को भी डाइवर्ट यहाँ पे करने का काम चला रहा है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के लिहाज से पहले ही बेहद थी, क्योंकि अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं और कांग्रेस एक बार फिर कोशिश कर रही है कि 2018 के प्रदर्शन को दोहराया जाए और उससे भी ज्यादा बेहतर रूप से 2018 के प्रदर्शन को दोहराया जाए, लंबे समय बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में पार्टी वापसी कर सके। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा कितनी सफल होती है। कमलनाथ ने हालांकि दावा किया था कि दूसरे ज्यादा बेहतर जो कांग्रेस का प्रदर्शन है वो मध्य प्रदेश में रहने वाला है जी। देखना होगा कि कितनी बिल्कुल बिल्कुल वासु, और आप लगातार नजर बना के रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे इस यात्रा की। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबर भोपाल से, जहां पर बेंगलुरु में निवेशकों से चर्चा करेंगे सीएम। इंदौर में अगले साल होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आएंगे देश विदेश के निवेशक। बैठक में समिट को सफल बनाने की तैयारी है। भावी निवेशकों से सीएम करेंगे चर्चा। इंदौर में 8 से 10 जनवरी 2023 तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन होगा। 11-12 जनवरी 2023 को होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। और जैसा कि आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देश के बड़े अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और वहां के उद्योगपतियों से वे मुलाकात भी किए हैं, जहां पर उन्होंने न्योता दिया है इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए और अपार संभावनाओं का दावा किया गया है ताकि मध्य प्रदेश में बड़े बड़े उद्योग लगाए जा सकें, लोगों को इससे रोजगार मिल सके और विकास के रास्ते पर मध्य प्रदेश अग्रसर हो।
तो बेंगलुरु में निवेशकों से चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री। इंदौर में अगले साल होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आएंगे देश विदेश के निवेशक। बैठक में समिट को सफल बनाने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं भावी निवेशकों से सीएम चर्चा आज करेंगे। और अब रतलाम से बड़ी खबर का रुख, जहां पर कांग्रेस विधायक मनोज चावला की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। खाद लूट केस में कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका। जनप्रतिनिधि विशेष न्यायालय इंदौर में लगा था अग्रिम जमानत याचिका। आलोट से कांग्रेस विधायक मनोज चावला 10 नवंबर को सरकारी गोदाम से खाद लूटने की घटना हुई थी। विधायक के कहने पर किसानों के खाद ले जाने का आरोप लगा। 2 हफ्ते से फरार है विधायक मनोज चावला। और आप ये देखिए कि उन्होंने शटर खोल दिया था गोदाम का। उनका ये कहना था कि जिसको जितनी खाद की जरूरत ले जाए, और यहाँ पर बड़ी मात्रा में किसानों ने खाद लेकर किसान फरार हो गए थे। और उसके बाद ये पूरा मामला गरमाया, एफआईआर दर्ज हुई। तो ही अब मनोज चावला की जो मुश्किलें हैं, कांग्रेस विधायक मनोज चावला, वो बढ़ती नजर आ रही हैं। खाद लूट केस में कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित ई टेंडर घोटाले में सभी 6 आरोपियों को भोपाल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। कांग्रेस सरकार में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी और साल 2019 से यह मामला कोर्ट में चल रहा था। 4 साल में इस मामले का फैसला आ गया है और इस मामले में अभियोजन पक्ष कोर्ट में पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाया। ईओडब्ल्यू ने जल निगम के 3 टेंडर को लेकर कोर्ट में पेश सबूत किए थे। आरोपी पक्ष के वकील प्रशांत एम हरणे ने कहा कि घोटाला हुआ ही नहीं था, इसलिए कोर्ट में ईओडब्ल्यू सबूतों को पेश नहीं कर पाया। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित ई टेंडर घोटाले में फैसला आ चुका है। जिला कोर्ट ने इसमें एक बड़ा फैसला सुनाया है और जो अभियोजन पक्ष है उसकी तरफ से पर्याप्त सबूत नहीं देने की वजह से जो 6 आरोपी थे उनको बरी करने का काम कोर्ट ने किया। हमारे साथ इस पूरे मामले में जो पैरवी कर रहे थे प्रशांत जी, वरिष्ठ वकील मौजूद हैं। सर, क्या कोर्ट में सुनवाई के दौरान रहा, जो आरोपी थे उनको बरी करने का काम कोर्ट ने किया? देखिए, 2018 में ये डिटेक्ट हुआ था मामला। जल निगम के कुछ टेंडर्स में टेम्परिंग पाई गई थी, उसकी जांच करवाई गई थी। जांच के बाद उसकी ईओडब्ल्यू को जांच सौंपी गई। 11 महीने तक ईओडब्ल्यू ने जांच की और उसके बाद कुछ परिस्थितियां क्या बनी वो तो पता नहीं है, पर वो चालान कर दिया। चार्जशीट हुई 2019 में। 2019 में चार्जशीट होने के बाद 33 गवाह अभियोजन ने यहाँ पर एग्जामिन कराए कोर्ट में, और 33 गवाहों को एग्जामिन कराने के बाद कोर्ट ने गुण दोषों के आधार पर आज निर्णय पारित किया है। और ये पाया न्यायालय ने कि प्रोसिक्यूशन अपने केस को साबित करने में असफल रहा है और इस आधार पर सभी आरोपियों को बरी कर दिया। 1 रुपए का भी बैंक खातों में टेंटेड मनी नहीं पाया। मतलब घोटाला नहीं हुआ कुल मिला के? वो इन्वॉल्व नहीं थे। घोटाला तो इसलिए नहीं, मैं आपको समझाया कि घोटाला तब होता जब वो L1 जो बिड हुई थी वो टेंडर उसको मिल जाता। वो मिल ही नहीं पाया ना, वो तो टेंडर ही कैंसिल हो गए। तो घोटाला का मतलब क्या होता है? कोई चीज कंप्लीट हो जाए, अनलेस अनटिल इट इज कंप्लीट। आप कैसे कह दोगे कि कोई हो गया? ये तो पकड़ में आ गया। और एक उसमें सिस्टम में जो ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल था उसमें ये व्यवस्था दी गई थी कि आप टेंडर ओपन करने के पहले ये बटन दबाएंगे और अगर कोई टेम्परिंग हुई होगी तो आप मैसेज आ जाएगा। तो वो व्यवस्था के तहत वो पकड़ में आ गया। तो घोटाला कहाँ हुआ? बिल्कुल, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं राजनीति हुई है। यही कारण है कि जिस तरीके से एफआईआर दर्ज जिस शासनकाल में की गई है उसके बाद अब जिस तरीके से कोर्ट में फैसला आया तो अब इसमें राजनीति भी होने लगी। हालांकि इस पूरे मामले में जिस तरीके के साक्ष्य कोर्ट के सामने आए थे, जो सबूत आए थे, उसी के आधार पर यह पूरा फैसला सुनाया गया। तो कुल मिला के इस पूरे मामले में अभी तक घोटाले जैसी वाली बात जो है वो निकलकर सामने नहीं आई है और जो 6 आरोपी थे उनको बरी करने का काम कोर्ट ने किया। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां बीच सड़क पर फिर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। रिटायर्ड चीफ इंजीनियर कप्तान सिंह और उनकी पत्नी के साथ लूट की वारदात हुई। बाइक सवार 2 बदमाशों ने रुपए और गहनों का बैग लूटा। पत्नी के साथ पैदल बैंक जा रहे थे रिटायर्ड अफसर। 2,25,000 की नकदी और गहने बैंक में जमा कराने जा रहे थे दंपति। पीछे से आए बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूटा बैग। सिटी सेंटर इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो देखिए कि कितने बेखौफ ये बदमाश हैं। रिटायर्ड चीफ इंजीनियर कप्तान सिंह और उनकी पत्नी के साथ दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दंपति 2,25,000 की नकदी और गहने का बैग लेकर जा रहे थे और इसी दौरान
पीछे से बाइक सवार आते हैं और लूट की वारदात को अंजाम देकर यहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। सिटी सेंटर इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। खबर ग्वालियर से है और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, दिन दहाड़े देखा जा रहा है कि सिटी सेंटर इलाके में एक वारदात होती है जिसमें रिटायर्ड चीफ इंजीनियर कप्तान सिंह और उनकी वाइफ के साथ लूट की वारदात होती है। अब यहां से ये समझा जाए क्या कि दिन दहाड़े जिस तरीके से लूट हो रही है कोई खौफ नहीं है, बिल्कुल भी कोई खौफ नहीं रहा बदमाशों में? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर जिले में अगर अपराधों की बात करें तो पिछले 3-4 दिन से जो अपराध हुए हैं उसको देखकर तो यही लगता है कि शायद अपराधियों में कानून व्यवस्था का या पुलिस की वर्दी का कोई खौफ नहीं रहा। ग्वालियर में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लूट हुई 3 दिन पहले। उसके बाद डबरा में दूसरे ही दिन 35 लाख रुपए लूट लिए लुटेरों ने। उसके बाद ग्वालियर में एक बार फिर से दोपहर के वक्त सिटी सेंटर जैसे पौष इलाके में एसपी ऑफिस के ठीक पीछे बदमाशों ने रिटायर्ड चीफ इंजीनियर बिजली विभाग के उनके साथ लूट की वारदात की। 2 बाइक सवार बदमाशों ने पीछे से आकर उनके हाथों से बैग छीन लिया और फरार हो गए। इस बैग में करीब 2.25 लाख रुपए की नकदी और सोने के जेवरात रखे हुए थे, जो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर कप्तान सिंह बैंक में जमा कराने के लिए जा रहे थे। पैदल ही जा रहे थे अपनी पत्नी के साथ और उसी दौरान दिन दहाड़े दोपहर 3 बजे के पूरे घटनाक्रम है ये। और ये जो इलाका है पूरा पौष इलाका है जहाँ पर सिक्योरिटी टाइट रहती है, एसपी ऑफिस भी आगे ही है। तो निश्चित तौर पर इस लूट की घटना ने ये तो कहीं ना कहीं सवाल उठा दिए ग्वालियर पुलिस की कानून व्यवस्था पर कि बदमाशों में शायद कानून व्यवस्था का खौफ नहीं है। यही वजह कि एक के बाद एक 3 दिन में 3 लूट की वारदातें सामने आई है। हालांकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो बदमाश है उनकी तस्दीक करने में, पहचान करने में जुटी है। लेकिन डबरा की जो लूट हुई थी 35 लाख की, उसमें भी पुलिस के हाथ अभी खाली है। और उसके बाद दूसरे ही दिन ग्वालियर में एक और लूट की जो है वारदात हुई है। अब इसमें भी बदमाश अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस कह रही है कि लगातार वो अभियान चला रही है और जल्द ही बदमाशों को, लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डबरा में भी क्राइम ब्रांच की टीमें पड़ी हुई है। इसके अलावा ग्वालियर में भी क्राइम ब्रांच की टीम लगातार इस मामले में भी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। लेकिन पुलिस के हाथ अभी खाली है और जिस तरह से वारदात हो रही, कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त किस तरह से रखें और अपराधों पर किस तरह से लगाम लगाएं, क्योंकि दिन दहाड़े पोश इलाकों में लूट की वारदात होना सवाल जरूर खड़े करता है कानून व्यवस्था। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, पौष इलाके में यदि दिन दहाड़े इस तरीके से लूट होती होगी तो जाहिर सी बात है भीड़ भाड़ वाले इलाके में कैसी स्थिति बनी होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सुशील। और चलिए अब अगली खबर है, शाजापुर के किसानों को अब खाद के लिए सोसाइटी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। जी हां, अब घर बैठे किसान अपने मोबाइल से डिमांड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और खाद की उपलब्धता होते ही संबंधित सोसाइटी उन्हें एसएमएस के माध्यम से सूचना दे देगी। दरअसल शाजापुर जिला प्रशासन ने प्रदेश का पहला स्मार्ट फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन मोबाइल ऐप बनाया है। कलेक्टर दिनेश जैन ने इस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप की विशेषता यह है कि यह हिंदी भाषा में भी है। किसान जैसे ही अपना आधार नंबर इस मोबाइल ऐप में डालेगा, उसकी खेती से जुड़ा रकबा दिखेगा और किसान अपनी पसंद के खाद की उपलब्धता के बारे में जान सकेगा और मांग के अनुरूप रिक्वेस्ट भेज सकता है। हम लोगों ने जो खाद वितरण की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए और किसानों को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए शाजापुर जिले के लिए एक स्मार्ट फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन का ऐप बनाया है। जो ऐप हमारे इन्फोक्रेट्स कंपनी के हमारे मित्रों ने, उनके माध्यम से हम लोगों ने बनाया है। और लोकायुक्त जबलपुर में नरसिंहपुर के गाडरवारा में बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीओपी ऑफिस में पदस्थ रीडर संजय दीक्षित को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि बहू की शिकायत पर ससुराल वालों से मामला निपटाने के एवज में 60,000 की रिश्वत की मांग की जा रही थी और जिसकी शिकायत मिलने पर 30,000 की दूसरी किस्त लेते हुए लोकायुक्त ने दबोच लिया। कार्यालय में पदस्थ है श्री संजय दीक्षित, कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक है। इनके द्वारा इनसे जांच फाइल करने और निराकरण करने के लिए 60,000 रुपये की मांग की गई थी। 30,000 रुपये इन्होंने दिनांक 15/11/22 को ले लिए थे। आज 30,000 रुपये लेते हुए हमने इनको पकड़ा है। कार्रवाई जारी। खबर भोपाल से, जहां भोपाल में पेंशनर्स का जंगी प्रदर्शन आज देखने को मिला। नीलम पार्क भोपाल में 12 बजे से देंगे धरना। पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन होगा। आंदोलन में दर्जन भर से ज्यादा संगठन शामिल होंगे। रीवा के रतहरा में
पटवारी को लोकायुक्त पुलिस ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रिश्वतखोर पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि जमीन की लिखा पढ़ी के नाम पर पटवारी ने प्रॉपर्टी डीलर से 1.5 लाख रुपए पहले ही ले लिया था और बाद में तहसीलदार के नाम से दोबारा पटवारी ने 10,000 रुपए की मांग की, जिससे तंग आकर शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त से शिकायत की और लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। 1.5 लाख रुपए इस बात के लिए हमसे कि एक तो नामांतरण के नाम पे कि नामांतरण करना है, हमको सब कुछ करना है उस पे, और विभाग का तहसीलदार साहब का या जो भी वहां पे हैं विभाग के कर्मचारी उनको घूस देना है या कुछ भी देना है। हमसे मांगते चले गए, हमारी जमीन थी, हमने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, आप करवाओ उसको। इस वजह से लिए ये बात तब उठी जब अब ज्यादा होने लगा, हद पार होने लगा कि इतना पैसा देने के बाद भी, अगर बाउंड्री मेरी जमीन के अंदर होने के बाद भी, अब अगर उसमें अगर पैसे की डिमांड की जाती है 5,000 रुपए लेने के बाद भी। पटवारी धीरज पांडे पटवारी हैं रतहरा हल्का के ये, इनको आज अनुराग मिश्रा ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, इनकी शिकायत पे आज 10,000 रुपए की रिश्वत के लिए ट्रैप किया गया है। इनके निर्माण कार्य जो कर रहे थे अपनी जमीन पे, उस पे है ना अवैध रूप से आपत्ति दर्ज कर रहे थे कि आप सरकारी लिमिट में निर्माण कर रहे हैं, जबकि बाकायदे सीमांकन हो चुका था उस जमीन का, उनकी खुद की प्रॉपर्टी थी। श्योपुर में विजयपुर न्यायालय ने रेप के दोषी सूरज जाटव को 23 साल की कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 6,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामला 2021 का है, जहां विजयपुर पुलिस थाने में 5 साल की बालिका से दरिंदगी का मामला हुआ था और न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर दुष्कर्म के मामले में 20 साल और अन्य धाराओं में 3 साल सहित कुल 23 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 6,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। शाहजहांपुर में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर मक्सी पुलिस ने अवैध शराब से भरा एक कंटेनर पकड़ा। इस कंटेनर में 500 पेटी अवैध शराब भरी हुई थी, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। कंटेनर का दरवाजा तोड़कर जांच की गई तो फोम के पीछे शराब की पेटियां भरी हुई थी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तो वही देवास में साइंस कॉलेज के छात्र ने प्रदर्शन किया। ये छात्र कॉलेज की शिफ्टिंग का विरोध कर रहे हैं। कॉलेज को शहर से बाहर करीब 10 किलोमीटर दूर शिफ्ट किया जा रहा है और इसके विरोध में छात्र कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अधिकारी छात्रों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन छात्र लिखित आश्वासन की मांग पर अड़े थे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए छात्रों का प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से मिलेगा। प्रशासन की ओर से छात्रों को कॉलेज जाने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है। किसी के पास यहाँ पर जितने भी सब कॉलेज, ये सरकारी कॉलेज में लड़कियां क्यों होती, क्योंकि उनके घर पे पैसे नहीं होते, इसलिए वो सरकारी कॉलेज जाती ताकि हमारे पैसे बच जाएंगे, फीस कम होगी। तो अब वो हमको वहाँ भेजे तो यहाँ का किराया कौन देगा? क्या प्रशासन हमारा पूरा किराया देगी? NSY ने आज चक्का जाम किया है और हमारी अभी भी मांग पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है कलेक्टर साहब, क्योंकि आज यहाँ देवास में थे नहीं, तो ADM साहब और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की कहने पर आज हमने थोड़ा चक्का जाम बंद किया है। किन मांगों को लेकर आपने चक्का जाम किया है? हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो हमारा साइंस कॉलेज है वहाँ जा रहा है मिनकी धाकर, उसको वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर किसी आमतौर पर लोगों के घर में अगर बेटी हो जाए तो वे गमगीन हो जाते हैं और बेटा होने पर खुशी मनाते हैं, लेकिन छिंदवाड़ा में गोलगप्पे का ठेला लगाने वाले एक युवक के यहाँ जब बेटी हुई तो वह इतना खुश हुआ कि जिसे देखकर हर कोई हैरान था। दरअसल गोलगप्पे का ठेला लगाने वाले ने मुफ्त में गोलगप्पे खिलाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने छक्कर गोलगप्पे खाए और उसकी जमकर तारीफ की। गोलगप्पे बेचने वाले ने कहा कि उसके घर में बेटी का आना उसके लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ गुपचुप खाने आए हैं, निःशुल्क ये बांट रहे हैं, बेटी होने की खुशी में कैसा महसूस करते हैं? सर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बेटी के लिए आज भैया ने इतना सब कुछ किए। बाकी तो दुनिया में बेटी को बोझ ही समझते हैं, पर भैया ने इतना सब कुछ किए, इतनी बड़ी खुशी मना रहे हैं वो। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम बहुत भैया के ऊपर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि एक बेटी होने की वजह से भैया निःशुल्क गुपचुप बेच रहे हैं। आज की दुनिया में से कोई नहीं करता है, हर कोई बेटे की उम्मीद रखता है, बेटी की उम्मीद कोई नहीं रखता है। अत्यंत खुशी है कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है। मेरे घर में किसी के पास लड़की नहीं है। खुशी के मारे आंसू आ रहे। आप क्या कर रहे हैं यहाँ? गुपचुप का धंधा करता हूँ, मेरी गुपचुप की शॉप है, मैं इसलिए फ्री गुपचुप बांट रहा हूँ मेरे घर में लक्ष्मी आने की वजह से। तो ये क्या फ्री गुपचुप चला रहे हैं? जी फ्री गुपचुप सर, ये जब तक चले। मैंने 8 पैकेट लाए हैं, इसमें है 4,000 गुपचुप। जब तक ये चले